हेलो बच्चों, कैसे हो भैया। तो अभी जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, तो आप आई बिलीव अब सब रेडी हैं आज के इस सेशन के लिए। आज से हम ओवरव्यू तो देखो खत्म कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस की, फिर हमने बात करी किस तरीके से डाल्टन, हेनरी और राउल्ट्स लॉ आते हैं। उसके बाद हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और फाइनली हमने एबनॉर्मल बिहेवियर की बात की। दोस्तों, अब हम एक एक टॉपिक को पूरी तरीके से डिटेल में लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक पुराने मेरे लेक्चर रिवाइज नहीं किए हैं, क्लास वर्क कॉपी से होमवर्क कॉपी पे नहीं डाला है, उस चीज को बार बार नहीं लिख के प्रैक्टिस की है, तो गलती कर रहे हो भैया, वो जरूर कर लेना। अब आज से टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, उसके साथ साथ सीक्वेंस क्या है ये समझ लो भाई। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी के सवाल किस तरीके से उनको करना है, बोर्ड्स में किस तरह लिखना है, कितना लिखना है, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो जेई में प्रॉब्लम्स आई हैं, और उसके बाद जो नीट में प्रॉब्लम्स आई हैं, और फाइनली हम चले जाएंगे बिल्कुल एडवांस वर्जन की तरफ। तो आज से प्रॉब्लम सॉल्विंग आरंभ कर रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही सिंपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इन सवालों में ही लिंक करता जाऊंगा, क्लास वर्क कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ऐसा ना हो कि भैया क्लास वर्क कॉपी लेके बैठे ही नहीं। तो अब पहला सवाल एनसीईआरटी इन टेक्स्ट से उठा रहा हूं, ध्यान रखना। यह सवाल बड़ा आसान है, आप सब लोग बैठे हैं लेकर कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सो भैया कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कह रहा है ये, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है जी, ये दो हमें निकालने हैं। और दिया क्या है, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का मास दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास दिया है, और कहा है भैया इन दोनों के मास परसेंटेज निकालो। बोर्ड में नंबर कैसे मिलेंगे जरा ध्यान से देख डालो भाई। यहां पर बोर्ड के लिए आपको जब आंसर लिखना होता है, सभी बालक ध्यान से देखेंगे, तो आप सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है आपके पास, ध्यान रखिएगा, मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 122 ग्राम। लाइन मारिए, यहां लिखेंगे टू कैलकुलेट। बेटा एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड में प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, किसी भी, देखो एक सीधी बात सोचो, एक सिंपल ढाबे के अंदर भी दाल खा रहे हो, 5 स्टार के अंदर भी दाल खा रहे हो। सिंपल ढाबे में 5 स्टार में जो रेट का डिफरेंस आ रहा है, प्रेजेंटेशन का आ रहा है, वही सिंपल है। एक बच्चा आंसर लिख रहा है, एक बच्चा बढ़िया तरीके से आंसर लिख रहा है बोर्ड में। जो बढ़िया तरीके से लिख रहा है वो 100 में 100 मिल रहे हैं उसको, और जो ऐसे ही रगड़ पेल रहा है तो भैया उसको तो 70-80 ही मिलते हैं। प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, इस तरह से डिजाइन करना है। टू कैलकुलेट भैया मास परसेंटेज ऑफ दिस एंड दिस, ये यहां लिखिए। इसके बाद यहां लिख डालिए फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला मास परसेंटेज का बहुत सिंपल है, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास। माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए फॉर्मूले, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो मान लीजिए C6H6 का निकाल रहे हैं आप, कितना मास दे रखा है भैया 22, और टोटल मास कितना है भैया यहां पर 144, ये ऐड कर लिया आपने। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, आपको C6H6 का इस प्रकार मिलेगा। दो कंपोनेंट सिस्टम है। अब मान लीजिए कि दो कंपोनेंट सिस्टम की जब भी आप बात करेंगे, आप और मैं मिलके कोई चीज खरीद रहे हैं, डन है जी। अब मैंने उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कितना किया 60%, तो 40 आपका हो गया ना यार। तो अगर दो कंपोनेंट सिस्टम है और मास परसेंटेज निकाल रहे हो, तो एक का जो मास आए उसको 100 माइनस कर दो, दूसरे का भी आ जाएगा। नमस्ते हो गई इसमें। अगला सवाल लेते हैं। यहां तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी का सवाल सुपर सिंपल, परंतु आते हैं आजकल जेई मेन, नीट में, और बेटा सीबीएसई में तो आएंगे ही आएंगे। एक्सेलरेट बैच है तुम्हारा, तो हर चीज यहां पर कंप्लीट तरीके से बताई जाएगी। चलिए भैया, जैसा हमने कहा था आपसे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये मास परसेंट का सवाल एनसीईआरटी का था, थोड़ा सा दिमाग को इसी में घुमाएंगे। अब एक अगला सवाल जो हम देंगे वो थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए देंगे, और भैया ये जेई से उठा रहे हैं तो ध्यान रखना, जरा तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अ फिक्स्ड मास
a fixed mass of FeO and Fe3O4 when heated gains 5% of its weight. Find composition of the mixture. देखो बेटा, मैं सिंपल क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं और ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्लास वर्क कॉपी में जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा जेई का, नीट का, एनसीईआरटी के तो आपके सामने लिखे हुए हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी लेके बैठे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा बच्चे कि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे लिखते हुए उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये सब चीजें साइमल्टेनियस होंगी। आपको मैं क्लासरूम की तरह पर 2-4 मिनट तो नहीं दे सकता हूं यहां पर, क्योंकि ये फिर टाइम इतना नहीं होता है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे, मैंने फिर कहा था लाइव क्लास है, मान के चलेंगे, समझेंगे, मेरे नोट करते हुए क्वेश्चन को सोचना शुरू करेंगे और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। विद इन ए मिनट आपको इसको सॉल्व करने का अपना एक तरीका लगा लेना है। बच्चों, गलत करो सही करो कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्ट करो, मैं समझाऊंगा कैसे करना है। तो अब 1 मिनट का समय आपके पास है क्योंकि आपको इसके बारे में सोचना है। सोचिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये बढ़िया सवाल दिया है हमने। देखो, सवालों से ही तो आपकी काबिलियत निखरेगी। चलिए, कुछ तो सोचा होगा, मैं बताता हूं अब कैसे करना था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इन्हीं सवालों के साथ आपको सिखाता जाऊंगा। देखो बच्चों, यहां पर ये भाई साहब कहते हैं कि भैया फिक्स्ड मास ऑफ FeO एंड Fe3O4 व्हेन हीटेड गेन्स 5% ऑफ इट्स वेट। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि जब भी मैं FeO और Fe3O4 के मिक्सचर को हीट करूंगा तो 5% अपना ये गेन कर लेगा। तो मान लेते हैं इन दोनों का मिला के 100, क्योंकि भैया परसेंटेज कंपोजिशन फाइनली निकालनी है, कौन कितने परसेंट था अभी समझाया था मैंने। अगर दो चीजें मिलकर कुछ बना रही हैं तो कंपोजिशन यानी परसेंटेज में अगर एक x है तो दूसरा 100 - x है। मेरे शेरों, ध्यान से समझते जाना, अप्लाई दिस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन, यानी सवाल को देखना। सवाल में भाई साहब कह रहे हैं कि फिक्स्ड मास है FeO का और Fe3O4 का और उसके अंदर हीट करने पर 5% इसका वेट बढ़ जाता है। चलिए जी, मान लिया। तो इसका मतलब FeO प्लस Fe3O4 इज इक्वल टू 100 मैंने मान लिया। तो ऐसा ही उसूल रखना, अगर कॉम्बिनेशन दे रहा है तो इस तरीके से ही चलना है। इसको ले लो x, इसको ले लो 100 - x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, किसी बालक को कोई परेशानी? आसान चीज है। अब क्या कर सकते हैं, कहता है हीट करने पर 5% वेट गेन कर लिया। एक एक लाइन को ध्यान से समझना। हीट करने पर ये दोनों क्या बनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, स्टेबल ऑक्साइड। छुपी हुई बात ये थी, सोचने वाली बात ये थी, की पॉइंट ये था। हर सवाल का की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीट करने पर हमने इनके स्टेबल ऑक्साइड की तरफ ही तो जाना है भैया। चलिए, तो FeO को जब मैं हीट करूंगा, स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है सर? Fe2O3। अरे गजब हो भैया, बिल्कुल सही। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, मेटलर्जी में क्लास 12 में भी पढ़ा है। स्टेबल ऑक्साइड तो Fe2O3, तो इसके साथ भी ये और Fe3O4 के साथ भी अगर मैं हीट करता हूं तो मुझे यहां भी Fe2O3 मिलेगा। ये की पॉइंट था बच्चों। हर सवाल में सबसे पहले ऑब्जर्व करना है क्या दिया है, फिर सोचना है क्या निकालना है, फिर उसको निकालने के इन दोनों के पॉइंट्स को लिंक करना है। लिंक करने के लिए कोई ना कोई की पॉइंट होगा। इस पार से उस पार जाना है, पहले तो ये पता होना चाहिए इस पार क्या है,
फिर पता होना चाहिए उस पार क्या है, फिर इन दोनों के बीच में की पॉइंट, उसे कहते हैं ब्रिज। वो सोचना होता है, सवाल इस तरह सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना तो हमें पड़ेगा। अब बैलेंस कर लो, यहां 2 है तो अगर मैं यहां 2 लगाता हूं, है ना, तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहां पर 2 लगा लिया। अब क्या करूं बच्चे, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, और यहां है 3। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर इसको 1/2 कर दूं तो यहां भी 2 और एक 3, और यहां भी 3, कोई समस्या नहीं। इसमें लेके चलता हूं, ये तो सीधी सीधी सी बात है, यहां 3 है यहां 2 है तो यहां 3 से करूंगा, यहां 2 से करूंगा। बैलेंसिंग तो इसी अंदाज से होती है दोस्तों। तो अब यहां देखो, यहां पर ये 9 हो गए, यहां पर ये 4 दूनी 8 और 2 10, यहां भी हाफ कर दो रहे। अब कुछ बालक कहेंगे सर ये हाफ नहीं करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई नहीं, जैसे जज्बाती हो कर लो, लेकिन इस तरीके से आसानी से हो गया। अब आती है स्टोइशियोमेट्री। दोस्तों स्टोइशियोमेट्री में कॉम्बिनेशन कितने मोल के लिए कितने मोल, सवाल ये है। उसको भी, स्टोइशियोमेट्री को भी मैं आपको अभी समझा देता हूं आफ्टर दिस क्वेश्चन कि स्टोइशियोमेट्री कैसे की जाती है, क्या उसके अंदर एक छोटा सा ट्रिक है। तो मेरे बच्चों यहां पर 2 FeO, हाफ O2 और ये फिर से सवाल पे आते हैं। हमने हीट किया था, 5% मास गेन करा था, इसको हीट करा तो ये बना, इसको हीट करा तो ये बना। तो यार एक सीधी सी बात सोचो, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है। रिएक्शन आपसे ये कह रही है कि फ्रॉम 2 मोल ऑफ FeO 1 मोल ऑफ Fe2O3 बनता है। ठीक है, तो अच्छा इसके मोल कितने हैं भैया, फिर सर x ग्राम था और FeO का मास कितना हुआ, 56 + 16 72, तो x/72 मोल्स हुए इसके। और इन अंकल के कितने हुए, 100 - x अपॉन इनका मास भी निकाल लो, 56 तिया भाई 150 और 18 168, और उसके बाद पेल दो भैया क्या 64, तो 32 वहां लगाओ 32 वहां लगाओ। ये है कैलकुलेशन के पैटर्न, फ्रेगमेंट में करना। ये कैलकुलेशन के ऊपर भी मैं ले लूंगा अगर दिक्कत आएगी तो, अभी तो ग्राफ पे भी आनी चीजें। 232, तो हमारे पास इसके इतने मोल हैं FeO के, और हमारे पास Fe3O4 के इतने मोल हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। 2 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल से हाफ बनेगा, x/72 से x/144 बनेगा। सर ये क्या करा, अरे कुछ नहीं भाई, हमारा 2 से बनता 1, 1 से बनता हाफ, तो x/2 से क्या बना, x/2 इंटू हाफ, दैट इज 144। एनी समस्या। उसी प्रकार 2 से बनते 3, 1 से बनता 3/2, तो 3/2 इंटू 100 - x/232, तो ये मोल बने इससे Fe2O3 के, और ये मोल बने इससे। आसान बिल्कुल। अच्छा जी, तो टोटल मोल Fe2O3 के कितने बने, x/144 प्लस 3/2 100 - x/, तो भाई साहब कोई दिक्कत किसी बालक को, और ये बराबर किसके होंगे, अरे 5% मास गेन हुआ था, तो 100 ग्राम से 105 हुआ था। तो Fe2O3 का मास कितना है, दोबारा देखो, 5% मास गेन हो गया था, 100 ग्राम हमने इनिशियल माना, तो Fe2O3 का ओवरऑल मास कितना हो गया, बड़ा सिंपल है जी, 105, और 105 और डिवाइडेड बाय Fe2O3 का मास। अरे हाँ सर, ये तो हलवा हो गया। Fe2O3 बेटा 72 ले लो, और फिर इसमें जोड़ दो 48, तो 28 वहां पर जोड़ो भाई, Fe2O3 जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। छप्पन छप्पन कितना हुआ जी, 112, और 48 जुड़ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब x मिलेगा, 100 - x मिलेगा। इतनी आसानी से आपने प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग कंपोजिशन में इस तूफानी चीज को सॉल्व कर लिया।
सवाल अच्छा था, सोचना था, सोचना आपको है, सोचना कैसे है ये मैं बता रहा हूं, कोई टेंशन ही नहीं। अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, लैंग्वेज को पकड़ता हूं कि मुझे कहा है हीट करने पर 5% गेन कर गया, तो मैं उसको 100 ले लेता हूं और फाइनल मास को 105 ले लेता हूं, मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। और दूसरा मुझे ये सोचना है कि अगर मास बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो बना ही होगा, वो क्या बना होगा, Fe2O3, क्योंकि स्टेबल ऑक्साइड आयरन का वही है हमारे पास। इजी बच्चों, कोई टेंशन। इस तरीके के सवाल मोल्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हैं और कहानी को अपने दिमाग में बैठाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चों को हो सकता है समहाउ स्टोइशियोमेट्री में दिक्कत हो, इस मोल से इतने मोल, और कई बार स्टोइशियोमेट्री के सवालों को बच्चे फील नहीं कर पाते कि ये क्या चीज है। हमें पता है कि हम उनके कोफिशिएंट से गिवन मोल को डिवाइड करेंगे और जो सबसे कम आएगा वही लिमिटिंग होगा, ये ट्रिक हुई। बस इस चीज को फील कैसे करेंगे कि स्टोइशियोमेट्री कैसे आती है, आइए जरा इस पे भी ध्यान देते हैं बच्चों। क्योंकि स्टोइशियोमेट्री, देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था .1 वाला एनसीईआरटी का, वो करवाया था, HCl का था ना, Na2CO3 NaHCO3 के साथ जब हुआ था, तो वहां पर भी समहाउ स्टोइशियोमेट्री का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बच्चों अभी हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से ऑर्डर को निकाला जाएगा, तो वहां पर भी ये चीज आ जाएगी। तो होता क्या है स्टोइशियोमेट्री, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दो दोस्त हैं हमारे, एक है मिस्टर राज, एक है मिस्टर रोहित। अब राज और रोहित ने एक हाईवे पे ढाबा खोल लिया। लेट से दिल्ली से जा रहे हैं आगरा, तो रास्ते में एक्सप्रेसवे पे एक ढाबा खोल लिया इन्होंने कहा चलो कुछ अर्न किया जाए। अब ध्यान से सुनते जाना, राज और रोहित में से राज ने ये डिसाइड करा कि भैया मैं तो कुकिंग कर लूंगा, रोहित भाई साहब आप सामान ले आएंगे, सब कुछ तय हो गया। एक बार आते हुए ऑर्डर मिला इनको कि लेट से आपको 8 किलो आलू गोभी बनानी है। अच्छा, राज को आलू गोभी बनानी नहीं आती थी, तो उन्होंने कोई नहीं, यूट्यूब से सीख लेंगे, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ आ ही रहा है। तो राज भाई ने यूट्यूब पे आलू गोभी बनाना सीखा, बट यूट्यूब के अपने ड्रॉबैक भी होते हैं, तो वो वहां पर भी फंस गए बेचारे। यूट्यूब में सिखाया कि 1 किलो आलू और 1 किलो गोभी मिला के 2 किलो आलू गोभी बनाई जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब रोहित को उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, मार्केट जाओ, 4 किलो आलू और 4 किलो गोभी ले आओ, मैं 8 किलो सब्जी तैयार कर दूंगा। रोहित भाई मार्केट गए, पता नहीं माइंड में क्या रहा, वो 5 किलो तो आलू ले आए और 3 किलो गोभी ले आए। कोई नहीं, राज ने आलू वाले शेल्फ में आलू रखा, गोभी वाले में गोभी रखी, सब्जी बनानी शुरू करी। पहला लॉट उठाया 1 kg का 2 किलो सब्जी तैयार कर दी। फिर लॉट उठाया 1 kg का 2 किलो और तैयार कर दी। बच्चों सब्जी कितनी बन चुकी, 4 किलो। फिर उठाया और 2 किलो बना दी, लेकिन जब फाइनल टाइम उठाने लगे तो गोभी खत्म हो चुकी थी। ध्यान से सुनना आप, गोभी खत्म हो चुकी थी। सब्जी कितनी बन पाई है, 6 kg। ऑर्डर कितने का था, 8 kg। सब्जी पूरी क्यों नहीं बन पाई, गोभी अपने डिजायर्ड अमाउंट से कम थी, जितनी चाहिए थी उससे कम थी। तो गोभी ने हमारे प्रोडक्ट को पूरा नहीं बनने दिया, गोभी ने हमारे प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया। तो गोभी इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो भी रिएक्टेंट फाइनल प्रोडक्ट को कंप्लीट ना बनने दे, यानी पहले खत्म हो जाए, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। बात समझ में आ गई, फील आया इसका? पढ़ाई करने के लिए मेरा पढ़ाना भी जरूरी है केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने के लिए, और आपका पढ़ना भी जरूरी है। अगर आपने अपने प्रयास में, आपने अपने एफर्ट में लिमिट कर दिया, तो मेरा फाइनल आउटकम हमारा जो रहेगा बच्चे, वो लिमिटेड हो जाएगा। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बनना, ये आप ध्यान रखिए। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, विच इज प्रेजेंट, ये क्योंकि इसकी डेफिनेशन 11th वाले बैच में आनी चाहिए, तो वहां लेंगे, यहां आपको समझा रहा हूं, लिखना चाहो लिख लो। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट लेस देन द डिजायर्ड अमाउंट। क्लियर है? जो बोर्ड की डेफिनेशन है वो सारी लिखवाऊंगा, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आएगी, उसकी टेंशन मत लो। ये आपने लिमिटिंग रिएजेंट की देख ली।
तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं, जो मोल दिए हों उन मोल्स को जो डिजायर्ड मोल हो उनसे डिवाइड करके करते हैं, वो आइडिया होगा। बट ये फील है लिमिटिंग को लाने की, लिमिटिंग को समझने की, रिएक्शंस आपसे क्या कहती हैं उसके लिए। चलिए, तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ फॉर योर बेनिफिट लेट मी आस्क वन प्रीटी इजी प्रॉब्लम। दिस इज अगेन मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वो तो करनी है। तो ये जेई से प्रॉब्लम हुई, फिर एनसीईआरटी पे आते हैं, फिर नीट पे लाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ अटेम्प्ट हैं, इस क्वेश्चन से इसको लिंक करूंगा, इस क्वेश्चन से इसको लिंक करूंगा, इस क्वेश्चन से इसको लिंक करूंगा, ताकि दिमाग में बैठा रहे। ऐसे पूछता है तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आसान ही है, मुश्किल तो खैर है ही नहीं, केमिस्ट्री मुश्किल होती हम ही नहीं कराते। ठीक है जी, चलिए भाई साहब, तो अगला सवाल आ रहा है, रेडी रहिए कॉपी पेन लेके, और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइए, अपने दिमाग में आइए। कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, इंडेक्स क्वेश्चन 2 है एनसीईआरटी का। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, एनसीईआरटी आपके सामने है। इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, और CCl4 बाय मास इन CCl4। चलिए, सवाल आपके सामने है, पैटर्न वही रखिए, 1 मिनट सोचिए, लिखते हुए भी आपने सोचा होगा। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। गिवन लिखो, टू कैलकुलेट लिखो, बाकी मैं बताता हूं। बड़ा आसान, लिख तो आपने लिया होगा। मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, 30% बाय मास मींस ओवरऑल में से, सॉल्यूशन के मास में से 30% भाई साहब बेंजीन है, हलवा। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो कॉन्सेप्ट ये रहा कि ओवरऑल 100 ग्राम में से 30 ग्राम बेंजीन है। मैंने पहले भी समझाया था, पॉइंट लिखवाया था, एक बार और लिख लो। अगर मास बाय मास दिया है तो इसका मतलब होता है x ग्राम इन 100 ग्राम, और अगर मास बाय वॉल्यूम दिया है तो इसका मतलब होता है x ग्राम इन 100 ml। ये ना भूल जाना। तो सर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन तो हलवा हो गया, 30/78 छा गए भाई साहब। और फिर दूसरे वाले का तो 1 माइनस कर देना, आ जाएगा दूसरे वाले का भी। कितना आसान सवाल था, हलवा सवाल था, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, है ना जी। कोई टेंशन तो नहीं, कैसे करेंगे, कुछ नहीं भैया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 30/78 बेंजीन का मास। चलिए, और दूसरा भाई देखो, ये तो आ गए मोल, क्या आ गए ये। अब मैं क्या करूं, मोल फ्रैक्शन निकालूं। अच्छा, दूसरे का मोल कैसे निकालोगे, 70/CCl4 का मास। डन है। अब CCl4 का मास कितना है भाई, क्लोरीन 4 है, 35.5, 71, 142, तो 154। लो निकाल लो, ये इसके मोल आ गए। तो अब तुम्हारा 30/78 अपॉन 70/154 सॉल्व आप करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, कुछ नहीं था, हलवा सवाल था। परसेंटेज बाय मास दिया हुआ था, इसका मतलब 30 100 ग्राम में, 30/78 मोल इसके निकले, 70/154 मोल इसके निकले, दोनों के मोल निकाले, बेंजीन के मोल अपॉन टोटल मोल, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया, उसको 1 माइनस कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 आ गया।
मास फ्रैक्शन क्या था, तो बहुत आसान था, 30/100, 70/100, तो वो तो कह दिया। तो ये जो दिया था ये एक तरह से मास फ्रैक्शन ही तो था भाई। समझ में आई बात? चलिए आइए बच्चों अगला सवाल फिर देखते हैं, एक बड़ा मजेदार, ये भी मैं कंपटीशन से उठा लेता हूं, देखता हूं क्या दिमाग लगा पाते हो। चलिए लिखो भैया सवाल। अब देखो एक एनसीईआरटी एक कंपटीशन, एनसीईआरटी से लिंक करता हुआ सवाल, अभी मोल फ्रैक्शन का सवाल आया था, तो आइए खेलते हैं फिर मोल फ्रैक्शन में, और क्या हो सकता है। लिखो भाई क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2S2O3, इसको हम पढ़ेंगे जब आप थोड़ा सा 11th वाला भी रिवाइज करेंगे, तो हाइपो नाम की एक चीज आएगी टाइट्रेशंस के अंदर, वहां देखा जाएगा। Na2S2 इज 1.2 ग्राम पर ml। बड़ा आसान, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से लिखते चले जाओ। अब निकालना क्या क्या है, द परसेंटेज बाय वेट ऑफ Na2S2O3, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3, तीसरा मोलैलिटीज ऑफ Na प्लस एंड S2O3 माइनस 2 आयंस। बड़ा ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैंने अब थोड़ा सा लिंक करा कंसेंट्रेशन टर्म्स को, किस तरीके से आप उनको अपना यूज करेंगे, मैंने उनको यहां पर इस तरह यूज करा। देखो बच्चों परसेंटेज बाय वेट निकालना है, गिवन क्या क्या है, मोलैरिटी आपको दी है, डेंसिटी आपको दी है, परसेंटेज बाय वेट निकालना है। क्या समझाया था मैंने, फिर सोचो, मोलैरिटी आपको दी है, डेंसिटी आपको दी है, परसेंटेज बाय वेट पूछ रहा है भाई। सर मोलैरिटी थी 10x डी बाय मोलर मास, अरे गजब। तो मोलैरिटी पहले वाले के लिए देखो भैया कैसे हमने पता लगाया, गिवन क्या क्या है, निकालना क्या क्या है, उन दोनों का एक रिलेशन हमने स्टैब्लिश करना चाहा, तो हमने ये डेरिवेशन पढ़ी थी 10x डी अपॉन मोलर मास। डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, मोलर मास तो भाई Na2S2O3 का गजब निकाल लोगे, बचा क्या x मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस, बिकॉज x इज माय परसेंटेज बाय वेट, जो ये कह रहा है। चलो पहला हो गया, दूसरा अब परसेंटेज बाय वेट मिल गया तो भैया मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा, अभी निकाला ना मैंने। अरे जो लास्ट सवाल में किया था जहां पर हमने वो बेंजीन और CCl4 की बात की है, तो बेंजीन का गिवन मास आपको 30% पे ही तो दिया था, उसी को घुमा के इसने यहां कंपटीशन में पूछ लिया। वो यही तो कहता है एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा, तो एनसीईआरटी का सवाल उस पे बेस्ड सवाल कंपटीशन में इस तरीके से कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीजें बहुत आसानी से होती चली जाएंगी। सॉल्व जरूर करना भाई क्वेश्चन, और मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे थोड़ा ध्यान देना। यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि परसेंटेज बाय मास मैंने यहां से निकाला, और वो बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया जो अभी किया था आपने, 30% बाय वेट, तो मोल फ्रैक्शन वैसे आ गया। कर लोगे तो सेकंड वाला घर पे जरूर ट्राई करना एक बार। अब कहता है मोलैलिटीज ऑफ दिस एंड दिस, अच्छा वेरी गुड, तो ये मोल फ्रैक्शन तो उसी से आ जाएगा जो भी प्रीवियस क्वेश्चन करा। पार्ट सी मोलैलिटीज निकालनी है, तो Na2S2O3 ब्रेक हो गया 2Na प्लस, अरे गजब है सर, ये 1 मोल टूटता है, तो 2 मोल सोडियम के और 1 मोल इसका, ये रिएक्शन आपसे ये कह रही है। तो अगर ये 1 मोलल होगा तो ये 2 मोलल होगा, और ये 1 मोलल होगा। इसकी मोलैलिटी सर कैसे निकालेंगे, अरे भैया गजब, मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, फॉर्मूला भाई ने दे रखा है, लगाओ सॉल्व करो, मोलैरिटी निकालो। इसकी अगर 1 आएगी तो इसकी 2 आएगी, और इसकी वही आएगी, मतलब अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगी, और ये x ही रहेगी। सॉल्व तुमने जरूर करना है घर पे, फॉर्मूला तुमने जरूर लगाना है, नहीं लगाया तो भैया फिर तो मजा नहीं आएगा। याद है ना डेंसिटी के ऊपर भी, डेंसिटी मोलैलिटी मोलैरिटी पहले लेक्चर में भाई ने समझाया है, क्लियर है बच्चों। देखो
मेहनत तो इस तरह करनी पड़ेगी, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। अब देखो इसी से थोड़ा सा बिल्ड करते हैं आगे। ये 1-2 का रिलेशन समझाया ना मैंने, ऐसा ही एक गजब सवाल और आया हुआ है, वो क्या है जरा वो देख लेते हैं। ये तो क्लियर हुआ है ना। अगला सवाल एक कंपटीशन, देखो ये फिर सब जेई नीट इन्हीं के दे रहा हूं, हलवे से सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो अगला सवाल भी नोट कर लीजिए। 0.2 मोलर, मोल ही दिया है, 0.2 मोल ऑफ HCl एंड 0.1 मोल of BaCl2 dissolved in water to produce a 500 ml solution। मेरे बच्चे बड़ा छाट के क्लास के हिसाब से डिजाइन करके एक्सेल रेट के हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न बनाया है अलॉन्ग विद NCERT। ये कर लोगे, निकाल लोगे, ये कर लोगे, करना है तभी तो। 500 ml सॉल्यूशन, सवाल ये है मोलैरिटी ऑफ द क्लोराइड आयन निकालनी है। क्वेश्चन पल्ले पड़ा, ध्यान से। मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते ही आपको पढ़ना है, उतना ही वक्त मिलेगा। ये हैबिट बिल्ड होगी तब जाके कंपटीशन में सवाल जल्दी होगा। जेई वाले ध्यान रखें, कोशिश ये करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाउंडेशन लेके चलो, कोशिश ये करनी है कि 30 मिनट्स के अंदर हम केमिस्ट्री पूरी कर लें। जेई मेंस की 100 नंबर बोर्ड पे लगा दें। सिलेक्शन तो लगभग हमने क्वालिफाई तो तभी कर लिया, बाकी 2.5 घंटे में फिजिक्स और मैथ्स में जलवा दिखाएंगे। मेरे बच्चे स्टार्टिंग से ये करते आए हैं तभी बहुत अच्छे रैंक बनाते हैं, ये ध्यान रखिए। अब यहां पर देखो बच्चे, कहता है 0.2 मोल ऑफ HCl, क्योंकि मैंने आपसे कहा ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक पुरानी कहावत है, बार बार कहते हैं, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे 4 घंटे मिले हैं पेड़ काटने के तो मैं 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी ही शार्प करता रहूंगा ताकि मैं एक झटके में पेड़ काट दूं। वैसे ही सवाल को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे ये क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है वो गिवन है, क्या पूछना चाहता है वो कैलकुलेट करना है, और फिर आप इन दोनों में ब्रिज लगा देंगे, काम बढ़िया हो जाएगा। कहता है 0.2 मोल ऑफ HCl एंड 0.1 मोल ऑफ BaCl2, ये तो गिवन है। वाटर में डाला है और 500 ml सॉल्यूशन बनाया है। वेरी गुड सर। मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन निकालना है। अच्छा, पहली बात तो मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन निकालना है तो भाई गिवन तो ये हो गया, कैलकुलेट ये हो गया, फॉर्मूला यूज क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, गिवन मास ऑफ क्लोराइड अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोराइड, यानी मुझे चाहिए मोल्स ऑफ क्लोराइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मेरे बच्चों वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो मुझे गिवन है, अब मुझे ढूंढने हैं मोल्स, है ना, क्या ढूंढने हैं, मोल्स ऑफ क्लोराइड। तो मोल्स ऑफ क्लोराइड कहां हैं, ध्यान से देखना। HCl जब जाएगा तो H+ और Cl में जाएगा। Bcl2 जब जाएगा दैट इज BaCl2 तो ये Ba+2 + 2 क्लोराइड में जाएगा। सही है। अब HCl के दिए हैं 0.2 मोल, 1 मोल से 1 मिलता है, 0.2 से कितना मिलेगा, 0.2 ही तो मिलेगा रे। 1 मोल Bcl2 से 2 मोल क्लोराइड मिलते हैं भाई मेरे, तो 0.1 से कितने मिलेंगे, इसका तो 0.1 और इसका 0.2। हलवा सवाल था भैया। ओवरऑल क्लोराइड के मोल कितने हो गए, 0.4, 0.4 अपॉन 500 था, ऊपर लगा दोगे क्या 1000, तो बस फिर ये दो, आंसर हुआ 0.8 मोलर। गजब सिंपल था भैया, ये तो तूफानी क्वेश्चन हो गया। क्लोराइड आयन की पूछी थी, और ये क्वेश्चन कितना, देखो ऑप्शन में बच्चा देखते ही फोड़ दे, है ही कुछ नहीं यार।
कितने में टूट रहा है यही तो चाहिए। जैसे पुराने क्वेश्चन में Na2S2O3 में Na प्लस मतलब 2 में गए वो 2Na प्लस और S2O3 2 माइनस, रिएक्शन कितने में टूट रही। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो जो 0.1 मोलर दिया हुआ था HCl का, एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का कराया था मैंने आपको, इसीलिए वो कहता है मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देता हूं। अभी उसने वो जो इंटेक्स का क्वेश्चन दिया है परसेंटेज बाय मास के ऊपर, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, परसेंटेज बाय मास दिया, उसी पे मैंने आपके ये क्वेश्चन डिजाइन करे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरह मानो तुम्हारे साथ बैठा हूं, उस तरीके से करो। क्लास वर्क कॉपी पे नोट करते रहो और होमवर्क पे जरूर इसको बाद में देखना है। चलिए अब इसी से लिंक करते हैं, यहां तक आए हैं, परसेंटेज में घुस गए हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, मोलैरिटी वहां से निकालनी सीख ली है। अब यहां से एक और जलवा करते हैं। अब बच्चों अगला सवाल उठाते हैं, कैलकुलेट, एनसीईआरटी में टेक्सचुअल क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटेक्स क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। भाई ने 30 ग्राम दिया है इन 4.3 लीटर ऑफ, और फिर ये दिया है 500 ml ऑफ। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? 30 ग्राम दिया है आपको, गिवन मास, देखो कह रहा है गिवन क्या क्या है। ये बेटा इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी, रेड पेन ले लो गौरव सर। ओके बच्चे, सही चल रहा है मामला बेटा, इसी से लिंक कर, मैंने आपसे कहा था इस तरीके से नंबर आएंगे। एनसीईआरटी भी साथ एक्सेलरेट बैच है, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते उससे बेस जो क्वेश्चन जेई में और नीट में आए वो साथ साथ कराता जाऊंगा। इन बिटवीन टॉपिक पूरे पूरे टच करूंगा। पहला था ओवरव्यू, अब टॉपिक पूरे पूरे और उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा बैठे रहो, आराम से पढ़ते रहो, हिलना नहीं, सिटिंग टाइम इंपॉर्टेंट है। तो इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें कहता है 30 ग्राम ऑफ, अब देखो कोबाल्ट नाइट्रेट भी दे रखा है, 6H2O का वाटर क्रिस्टलाइजेशन 4.3 लीटर। अब देखो बेटा गिवन मास भाई ने फेंक दिया तुम्हारी तरफ, ये तो बहुत सिंपल मोलैरिटी क्वेश्चन हो गया। गिवन मास दे रखा है 30 अपॉन मोलर मास निकालोगे इंटू 1 अपॉन 4.3 लीटर, सीधा हलवा क्वेश्चन हो गया, मोलैरिटी का आ गया। अब अगला इसमें जो पार्ट दिया है, ये तो मोलैरिटी हमने निकाल ली। अगला इसी में जो, ये तो ए पार्ट था इंटेक्स का, बी पार्ट कहता है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 diluted to 500 ml। यहां पर सोचने वाली बात यह है मेरे बच्चों कि भाई ने क्या क्या करके दिया। कहता है 30 ml ऑफ दिस था, उसको डाइल्यूट कर दिया इतने में। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या इसने कहीं पर भी मास में कोई चेंज बताया है? नहीं, मास में कोई चेंज नहीं है तो मोल्स में कोई चेंज नहीं है। तो इनिशियल मोलैरिटी हो गई M1, मोल्स में कोई चेंज नहीं, मोल्स एक्स ही रहे आपके। वॉल्यूम में चेंज आना है तो इनिशियल वॉल्यूम V1 लिख दिया मैंने। फाइनल मोलैरिटी M2, मोल्स में कोई चेंज नहीं, फाइनल वॉल्यूम V2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट M1 अपॉन M2 V2 अपॉन V1, ऑलरेडी समझाया था। दिस इज नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। अप्लाई दिस, ये 30 ml दिया है इसको यहां लगाइए, 0.5 मोलर दिया है इसको यहां लगाइए, 500 ml दिया इसको यहां लगाइए। 4 में से 3 चीज दे रखी है, चौथी बिल्कुल मिल जाएगी। हलवा सवाल हो गया। दिस इज व्हेन यू कैन अप्लाई दिस मोलैरिटी इक्वेशन। ट्राई टू सॉल्व इट। देखो जितने भी क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे छोड़ रहा हूं उसके पीछे रीजन भी है। जब आप इसको दोबारा होमवर्क में करेंगे है ना, तो पूरा करिएगा प्लीज। यहां पर मैं कैलकुलेशन और कराने बैठूंगा तो भाई वैसे तो आसान है ये तो 30 इंटू 0.5। सर वॉल्यूम लीटर में लेना है, देखो लीटर में लोगे तो बहुत बढ़िया है, ml में लोगे तो ये मिलीमोल्स निकल के आएंगे दोनों के। बात तो वही है, मिलीमोल्स इज इक्वल टू मिलीमोल्स, दोनों तरफ की यूनिट बराबर होनी चाहिए, बस इतना सा खेल है, बाकी ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं। अब इसी तरीके का क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे पूछा गया है आइए देखिए। वहां कहता है जी बहुत आसान, अ सैंपल ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का सैंपल है,
with density 1.8 gram per ml is 90% by weight. सर मैं निकालूंगा इसकी मोलैरिटी। अरे जज्बाती आदमी है भैया, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एसिड दैट हैज टू बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर। सर ये तो हलवा हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात फिर से वही है, यहां पर इसने थोड़ा सा चेंज करा। कहता है डेंसिटी दे दी, परसेंटेज बाय मास दे दिया, इनिशियल मोलैरिटी नहीं दी। उसका वॉल्यूम पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम इसका लेंगे जिससे ये फाइनली यहां तक पहुंच जाएगा। अब एक मुद्दे वाली बात सोचो, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको। क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन है। थोड़ा पानी पी लें जरा, फिर चलते हैं आगे। भाई चाय तो क्लास में मिल नहीं रही है, वैसे चल रही है रिकॉर्डिंग। नहीं तो वैसे तो फिजिकल क्लास में तो मास्टर जी चाय भी जरूर ले लेते हैं, मेरे तो बच्चे जानते ही हैं। तो भैया H2SO4 का हमें इसने क्या क्या दिया, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे एक बार फिर से। ब्लू पेन हमने ले ली। अब देखो H2SO4 की डेंसिटी मुझे दे रखी है, ठीक है, गिवन में। बच्चों कुछ दिन ही आदत लगा लो कि हर क्वेश्चन का, हर न्यूमेरिकल का गिवन और कैलकुलेट जरूर लिखोगे। सर हमें तो इतना टाइम मिलेगा नहीं कंपटीशन टेस्ट में। मेरे भाई मैंने कहा कुछ दिन, जब कुछ दिन ये हैबिट हो जाएगी तो माइंड हर क्वेश्चन को इन्हीं दो चीजों में एनालिसिस करना सीख जाएगा, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान ऐसे ही जाएगा। बट कुछ दिन हैबिट बनाने के लिए, मे बी अराउंड 21 डेज, जिसको हम हैबिट का रूल कहते हैं, ये जरूर कीजिए। तो अब इनिशियली आपको डेंसिटी दी हुई है, परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है इस एसिड का जो कि यहां पहुंचा दे। तो फाइनल मोलैरिटी है, फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल मोलैरिटी निकालोगे कैसे, 10xd अपॉन मोलर मास। तो अब बेसिकली लगा दो तो सीधा लगा दो 10xd अपॉन मोलर मास इंटू V1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1। बस तो बस 10 हो गया, 90 हो गया, डेंसिटी 1.8 हो गई, मोलर मास H2SO4 का 98 हो गया। तो 10 इंटू 90 इंटू 1.8 अपॉन 98 V1 इज इक्वल टू 0.2। बस V1 आ गया आपके पास। आसान सवाल, कोई बड़ी बात नहीं, इजी बिल्कुल। तो ये देखो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही किस तरह इसने बिल्ड किया आगे के सवाल के लिए। क्लियर है? चलिए बच्चों अगला सवाल बड़ा अच्छे से इस चीज को समझना, कंपटीशन से उठा के फेंक रहे हैं आपकी तरफ। लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.5 normality is heated. The volume of the solution is reduced to 750 cc and focus and 2.675 gram of HCl is lost. Calculate normality of the resultant solution. अब देखो बच्चों यहां पर मैंने एक बहुत छोटी सी बात इस क्वेश्चन में डाली है। हम अभी तक लगा रहे थे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी वी कैन अप्लाई दैट ऑल्सो। हम यहां पर भी लगा सकते हैं नॉर्मेलिटी में भी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब इस क्वेश्चन को नजर में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये V1 है, ये N1 है और ये V2 है और हमें N2 निकालना है। तो हम लगा लेते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नहीं रे, मैंने कहा था मास चेंज हो जाए, देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस।
यहां पर वो कह रहा है 2.675 ग्राम ऑफ HCl इज लॉस्ट। अब ये गेन कर दिया इसने। यहां पर हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2 नहीं लगा सकते। किसी भी सवाल में जहां पर मास चेंज हो जाए वहां यू कैनॉट अप्लाई मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन। माइंड इट। सबसे पहले ये देखना है कहीं मास में तो कोई बदलाव नहीं है। अगर मास में बदलाव हो रहा है आप नहीं लगा सकते इसको, तो क्या करें सर, फंस गए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाने बैठेंगे तो हमें तो अच्छा गिवन दे रखा है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाय वी। अगर वॉल्यूम ml या cc में है तो ये तो cc तो क्यूबिक सेंटीमीटर, वही चीज है भाई, ये लगाएंगे। फायदा ये है HCl का इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम ही रहता है। ऐसा क्यों सर, अरे भैया वैलेंस फैक्टर क्या है, 1। जब भाई का पूरा ध्यान एक ही चीज पर है तो डिवाइड तो हुआ नहीं, तो मास भी डिवाइड हुआ नहीं, तो बड़ा आसान हो गया, यस और नो। सो मुझे बस ये ए चाहिए। अब मेरे को धारा बिल्कुल क्लियर है कि किस दिशा में बहना है, कहां जाना है, क्या सोचना है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ये सोचना है। सवाल तभी सॉल्व होंगे जब क्लैरिटी हो कि यहां भाई मुझे पता है कि मुझे IIT बॉम्बे जाना है, मुझे पता है कि इसके लिए टॉप 50 रैंक में आना होगा, मुझे पता है कि एम्स जाना है, मुझे पता है कि इसके लिए मुझे टॉप 50 रैंक में आना पड़ेगा। आप देख लो इस बार का जो आया है 51 पे एम्स न्यू दिल्ली की सीट खत्म हो गई। सपना देखो तो बड़ा देखो, मेरा हमेशा ये कहना है। मैंने कहा भी था संकल्प ऐसा करो जिसका विकल्प ना हो। उसका मतलब यही है कि ये नहीं मिला तो ये नहीं। बच्चों देखो, अपनी पूरी जान लगाओ टॉप 50 इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आने के लिए, टॉप 50 मेडिकल एंट्रेंस में आने के लिए। जिस दिन पेपर दे आओ, जिस दिन पेपर देकर आ जाओ, उस दिन भूल जाओ अब जो मिलेगा वो हमारा है। लेकिन जिस दिन तक पेपर दे रहे हो, इससे डिप्रेशन नहीं होता। जिस दिन तक पेपर दे रहे हो उस दिन तक पूरी जान लगाओ। काश ना कहना पड़े कि काश थोड़ी मेहनत और कर लेता, वो ना कहना पड़े। हाँ, पेपर जिस दिन दे आए तुम्हारा रोल खत्म। तुम बेस्ट तरीके से पेपर दे सकते थे। रिजल्ट बनाना तुम्हारा काम नहीं है, नंबर देना तुम्हारा काम नहीं है, उसको मत सोचो। हाँ, अपना बेस्ट दो पेपर के अंदर और सपना यही रखो और पूरी जान लगा दो। एंड वी आर विद यू। हम बैठे हैं यहाँ पर, आपको सब चीज़ वैसे समझा रहे हैं। मैंने पूरा पैटर्न बहुत फोकस करके बनाया है। इस क्वेश्चन को इस तरह लिंक करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये पैटर्न आ रहा है। कोई भी चीज़ फालतू नहीं बताऊंगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जितनी बताऊंगा वो आपको अच्छे से करनी है, बस आपका बढ़िया हो जाएगा। जैसे यहां पर था, अभी देखो हम क्वेश्चन में लगा रहे थे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। फिर इस तरह के क्वेश्चन में M1V1 इज इक्वल टू M2V2 नहीं लगता। यहां मैंने नॉर्मेलिटी से खेल गया। अब यहां पर जो इनिशियली दे रखा था उसमें से इतना मास कम हो गया, तो इनिशियल मास निकाल लूं तो काम हो जाएगा। इनिशियल मास कैसे निकाल सकता हूं मेरे बच्चे, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट और कैसे निकलता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम रहा, ये नॉर्मेलिटी रही, तो बस फिर 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज x एंड इक्विवेलेंट मास दैट इज 36.5। x मुझे कितना मिल गया, 36.5 इंटू 0.5, ये आ जाएगा कितना 18.25 है ना। उसमें से इसको माइनस कर दो तो फाइनल मास कितना हो जाएगा, तुम्हारा 18.25 माइनस 2.675, ये बचाव मास हो गया। इस मास को यहां लगा दो, इक्विवेलेंट मास पता ही है, वॉल्यूम भाई ने 750 दिया है, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्लियर। तो ट्राई टू सॉल्व इट। तो इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा पाए N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्योंकि यहां पर मास चेंज हो रहा था। क्लियर है। हमें ये चीज देखनी होती है कि मास तो चेंज नहीं हो रहा, अगर मास चेंज हो गया तो बत्ती बुझ जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए अगला चलते हैं सवाल। अब ये सवाल देखना बेटा, हमने आपको लिमिटिंग रिएजेंट की बात बताई आज, है ना। तो इस पे एक सवाल पूछ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा।
उससे भी काफी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो अब सवाल आता हुआ, सवाल है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस मीडियम 2H2O2 ब्रेक कर रहा है 2H2O प्लस O2 में। 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रेंथ निकालते हुए। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, बुक में था पढ़ा नहीं था, कोई नहीं, बता देंगे। सो अंडर कंडीशन where 1 mole of the gas weighs 24 dm cube, ठीक है जी, कितना दे रही जी, 24 dm cube, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ x molar solution of H2O2 gives 3 dm cube of oxygen. Calculate x. सो क्वेश्चन लिखते लिखते ही आपने सोच लिया होगा, एक बार पढ़ लो फिर से। अब देखो बेटा, भाई यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे निकालनी है मोलैरिटी H2O2 की। अब गिवन सब कुछ लिख लिया आपने, मोलैरिटी क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वही अपॉन 1000 इंटू करके, तो और यह हम कहते हैं मोल्स वॉल्यूम पर लीटर। वॉल्यूम भाई ने 100 cm³ दिया हुआ है, तो यानी वो 1000 अपॉन करना पड़ेगा। मोल्स का समस्या है। क्वेश्चन में अगर गिवन वैल्यूज को ध्यान से देखूं तो कहता है कि अगर ये मानूं कि 1 मोल ऑफ ए गैस वेज दिस, अरे भैया ये तो मोलर वॉल्यूम है 24 dm³। देखिए अगर वो क्वेश्चन में नहीं देता है तो हम लेते हैं 1 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब भाई ने दे दिया 24 dm³। अब ये डेसीमीटर और cm इन सब के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, ये पता है, यूनिट के बीच में इंटर रिलेशन पता है, नहीं पता है तो फिर डालिएगा कि सर जी बता दो। स्टेट्स ऑफ मैटर में था ये कक्षा 11 में, लेकिन जरूरी है, चीजें ऐसी पूछी गई हैं। तो अब यहां पर आ गया, देखें क्या, 100 सेंटीमीटर क्यूब की जब बात आ गई, यहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब का एक्स मोलर की बात कर रहा है, 1 मोल का इतना है, तो मोलर वॉल्यूम 24 dm³ दे दिया गया। तो अब मुझे करना क्या है, मोल्स निकालने के लिए, ये गिवन वॉल्यूम है जी इसका, ये मोलर वॉल्यूम है जी इसका, तो मोल्स मिल गए मुझे, किसके, O2 के। हाँ सर, 3/24 दैट इज 1/8। अब बच्चे कितना हलवा सवाल हो गया, अगर ये 1/8 मोल हैं इसके, तो इसके कितने होंगे, यही तो चाहिए। अब 2 मोल से बनता है 1 मोल, इसका रिवर्स चलाना है अब, कि इसका 1 मोल बनाने के लिए चाहिए थे कितने, 2 मोल। अरे क्या हिल गया, रुकिए, अब ठीक है। इसका 1 मोल बनाने के लिए चाहिए थे 2 मोल, तो 1/8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 1/8 इंटू 2, ये आ गया 1/4। कहानी खत्म, कोई टेंशन बालक, इजी बिल्कुल। तो भाई साहब मोलैरिटी तो हलवा हो गई, मोल्स हो गए 1/4 और ये हो गया 1000/100, तो ये हो जाएगा बेटा 10/4, तो मोलैरिटी आ गई 2.5। कितना आसान था। ये मोल के इंटरेक्शन पे घूमता, इतने के लिए इतना, तो उतने के लिए कितना, इस पे जरूर घूमता है। सो आई होप ये अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई टेंशन तो नहीं। तो बच्चे अभी हमने आज जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें हमने कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के सवालों को देखा, जो कि एनसीईआरटी के भी थे, इन टेक्स्ट वाले। टेक्सचुअल वाले तो मैंने आपको वो जो मेन एक क्वेश्चन था, कौन सा भला, जिसमें मोलैरिटी की बात की थी, वो बताया था। अगली क्लास में ये क्वेश्चन फिर से देखेंगे सारे बालक,
जो हमने कराए हैं अगली क्लास में थोड़े और सवालों की बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सेटअप और बढ़िया से करके। तो होपफुली अगली क्लासेस का टाइमिंग भी आपका बढ़ जाएगा। बट आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि पूरी चीज़ कराई जाएगी। एक्स्ट्रा क्लासेस में लगा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई होप जो आज बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है और क्वेश्चंस को कैसे लिंक किया है वो समझ में आ गया होगा। आई थिंक थोड़ा टाइम और कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन पे देंगे, फिर हेनरी भाई के लॉ पे आएंगे, उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया सॉलिबिलिटी पे, उस पे चलेंगे ऐसे ही डिटेल ले लेके। अब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओवरव्यू तो खत्म हो चुका है। एक बार देखिए, देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली बार आपसे।